नमस्ते दोस्तों। आज हम डाइव करने वाले हैं एक ऐसी कविता में जो प्यार के बारे में आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। हम बात कर रहे हैं 17th सेंचुरी के एक बहुत ही बोल्ड कवि जॉन डन की और उनकी मशहूर और उतनी ही कॉम्प्लेक्स पोएम द कैनोनाइजेशन की। ये कविता लव, लेगेसी और आर्ट के रिश्ते पर एक जोरदार बयान है। एक सवाल है, क्या प्यार आपको संत बना सकता है? शायद ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन जॉन डन के लिए इसका जवाब था बिल्कुल हाँ। और यही एक पावरफुल और रेवोल्यूशनरी विचार इस पूरी कविता की आत्मा है। आज हम इसी विचार की हर परत को खोल कर देखेंगे। तो इस कविता की गहराई तक पहुंचने के लिए हम इसके हर स्टैंजा से गुजरेंगे, स्टेप बाय स्टेप। हम शुरुआत करेंगे इसके अनोखे अंदाज को समझने से, फिर देखेंगे कैसे इसका कवि दुनिया से अपने प्यार के लिए पहले तो प्राइवेसी मांगता है, फिर उसे डिफेंड करता है और आखिर में उसे एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाता है जहां वह पवित्र और अमर हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। इससे पहले कि हम कवि के दावों को समझें, ये जरूरी है कि हम उस अद्भुत प्लेग्राउंड को समझ लें जिसमें वो खेल रहा है, यानी मेटाफिजिकल पोएट्री की दुनिया। देखिए, मेटाफिजिकल कविता की सबसे बड़ी पहचान है मेटाफिजिकल कंसीट। अब ये है क्या? इसका सीधा सा मतलब है दो ऐसी चीजों के बीच एक विस्तृत और हैरान कर देने वाली तुलना जिनका आपस में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं लगता। इसका मकसद ही आपको चौंकाना है, आपकी सोच को चैलेंज करना है, ताकि आप दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख पाएं। कविता में आगे बढ़ते हुए इन्हीं अनोखी तुलनाओं पर जरूर गौर करिएगा। अब हम आते हैं कविता के पहले स्टैंजा पर। और ये कविता धीरे से शुरू नहीं होती, ये एकदम सीधे और दमदार कॉन्फ्रंटेशन से शुरू होती है। कवि जैसे एक लाइन खींचकर दुनिया से कह रहा है, बस अब दूर रहो। इस पहली लाइन के तेवर को महसूस कीजिए। फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, यानी भगवान के लिए अपनी जबान बंद रखो और मुझे बस प्यार करने दो। आप यहाँ उसके अंदर का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन साफ महसूस कर सकते हैं। वो दुनिया के जजमेंट से, उनकी क्रिटिसिज्म से थक चुका है और बस अपने प्यार को जीना चाहता है। इसके बाद वह अपने क्रिटिक को चीजों की एक पूरी लिस्ट देता है जिनकी वह आलोचना कर सकता है। वह कहता है, जाओ मेरी बीमारी का, मेरे बुढ़ापे का या मेरी बर्बाद किस्मत का मजाक उड़ाओ, या बेहतर होगा कि तुम अपने करियर, अपने स्टेटस और अपनी दौलत पर ध्यान दो। ऐसा करके कवि दो अलग अलग दुनियाओं के बीच एक मोटी दीवार खड़ी कर देता है। एक तरफ है मटीरियल वर्ल्ड, स्टेटस और खत्म होने वाली चीजों की दुनिया, और दूसरी तरफ है उसके प्यार की निजी पवित्र दुनिया। दूसरे स्टैंजा में कवि का आर्ग्यूमेंट एक नया मोड़ लेता है। दुनिया को चुप रहने के लिए कहने के बाद अब वह अपनी स्ट्रैटेजी बदलता है। वह अब अपने प्यार का बचाव करना शुरू करता है, यह साबित करने के लिए कि उसका प्यार किसी के लिए भी हानिकारक नहीं है। वानी रिटोरिकल सवाल से शुरू करता है, अफसोस मेरे प्यार से आखिर किसे चोट पहुंची है। बेशक इसका जवाब वह खुद ही देने वाला है। वह एक स्टेज सेट कर रहा है ये दिखाने के लिए कि उनका प्राइवेट लव पब्लिक लाइफ पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता। और यहां वो अपनी बात को साबित करने के लिए अतिशयोक्ति यानी हाइपरबोले का खूबसूरत इस्तेमाल करता है। वो पूछता है, क्या मेरी आहों ने किसी व्यापारी के जहाज डुबा दिए? क्या मेरे आंसुओं ने किसी के खेतों में बाढ़ ला दी? क्या हमारे प्यार की ठंडक ने बसंत के मौसम को बर्बाद कर दिया? या मेरी रगों की गर्मी ने शहर में फैली महामारी को और बढ़ा दिया? इन मजाकिया बढ़ा चढ़ाकर किए गए सवालों के जरिए डन तर्क दे रहा है कि उसका प्यार एक अलग ही यूनिवर्स है जो बाकी दुनिया के लिए बिल्कुल हार्मलेस है। और अब हम प्रवेश करते हैं कविता के आत्मिक केंद्र में, तीसरा स्टैंजा, जिसे मैं फीनिक्स की पहेली कहता हूं। यहां मेटाफिजिकल आर्ग्यूमेंट अपने पीक पर है और इसी स्टैंजा में प्रेमियों का एक अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब कवि एक नए आत्मविश्वास के साथ अपने आलोचकों को चुनौती देता है। वह ऐलान करता है, हमें जो चाहो बुलाओ, हम प्यार से ही ऐसे बने हैं। अब उसे आलोचना से डर नहीं लगता, बल्कि वह उसे अपनी नई एलिवेटेड आइडेंटिटी की नींव बना रहा है। यहाँ वो बाज और फाख्ता का शक्तिशाली कंसीट पेश करता है। सोचिए, बाज यानी ईगल आमतौर पर मैस्कुलिन क्वालिटीज का प्रतीक है, जैसे ताकत और जोश। वहीं फाख्ता यानी डव फेमिनाइन क्वालिटीज का प्रतीक है, जैसे शांति और पवित्रता। कवि दावा करता है कि उनके प्यार में ये दो ऑपोजिट फोर्सेस आपस में मिलकर एक हो जाती हैं और एक संपूर्ण यूनिक अस्तित्व का निर्माण करती हैं। और यही बात हमें फीनिक्स की पहेली तक ले आती है।
फीनिक्स वह पौराणिक पक्षी है जो सदियों तक जीता है, फिर अपनी ही बनाई आग में जल जाता है, सिर्फ उसी राख से दोबारा जन्म लेने के लिए। पुनर्जन्म और अमरता का एक शाश्वत प्रतीक। डन कहता है कि प्रेमी बिल्कुल इस फीनिक्स की तरह हैं। वे अपने प्यार में मरते हैं और वैसे ही उठते हैं और एक ऐसे रहस्यमयी अस्तित्व में बदल जाते हैं जिसे आसानी से समझा नहीं जा सकता। चौथे स्टैंजा में ध्यान उनके प्यार के नेचर से हटकर उनकी लेगेसी पर आ जाता है। आखिर ये अनोखा प्यार याद कैसे रखा जाएगा? कवि तर्क देता है कि इसे अमरता हासिल होगी, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आप शायद सोच रहे हैं। वह इस बात को एक्सेप्ट करता है कि शायद वे दुनिया की नज़रों में इतने ज़रूरी ना हों कि उनके लिए बड़े बड़े मकबरे बनाए जाएं, लेकिन वो कहता है अगर हमारी कहानी मकबरों और अर्थियों के लायक नहीं है तो क्या हुआ, ये कविता के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उनकी प्रेम कहानी पत्थर में नहीं बल्कि कविता की अमर पंक्तियों में जिंदा रहेगी। ये स्लाइड दो तरह की विरासतों के बीच के अंतर को साफ दिखाती है। एक तरफ है सांसारिक विरासत, मकबरे, ताबूत और इतिहास की किताबें, जो सब समय के साथ नष्ट हो सकती हैं, और दूसरी तरफ है काव्यिक विरासत, सोनेट्स, कविताएं और गीत, जो हमेशा जिंदा रह सकते हैं। कवि यहाँ आर्ट की अनंत शक्ति में अपना विश्वास जता रहा है। और अब हम आते हैं आखिरी स्टैंजा पर, इस कविता का वो क्लाइमैक्स जहां इसका टाइटल द कैनोनाइजेशन आखिरकार सार्थक होता है। कैनोनाइजेशन, जैसा कि आप जानते हैं, वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा चर्च किसी व्यक्ति को आधिकारिक तौर पर संत घोषित करता है। कवि कल्पना करता है कि भविष्य के प्रेमी उन्हें कैसे याद करेंगे। वह भविष्यवाणी करता है कि लोग उन्हें प्रार्थना में पुकारेंगे और कहेंगे, आप जिन्हें पवित्र प्रेम ने एक दूसरे का आश्रम बना दिया, ऊपर से हमें अपने प्रेम का एक नमूना, एक पैटर्न दीजिए। वे अब सिर्फ प्रेमी नहीं रहे, वे खुद प्रेम के पैटर्न सेंट बन गए हैं। तो जरा सोचिए कि इस कविता ने हमें कहां से कहां ला दिया। इसकी शुरुआत हुई थी एक निजी डिफेंसिव प्ली से कि हमें अकेला छोड़ दो, और इसका अंत होता है उन प्रेमियों के एक यूनिवर्सल पवित्र आदर्श बनने पर जिसका अनुसरण पूरी दुनिया करना चाहेगी। यही इस कविता का जादू है। और इसके साथ मैं आपके लिए एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहता हूं। आज की इस सोशल मीडिया और पल भर के लम्हों की दुनिया में किसी प्रेम कहानी को अमर बनाने के लिए क्या जरूरी है? इस पर जरूर सोचेगा। ऐसे ही और एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।